Hi students, welcome in this video. Now we are going to discuss about resonance effect. Resonance effect. All of you are knowing about resonance. Resonance means the phenomena of existence of more than one Lewis dot structure of the same molecule. एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के एग्जिस्ट करने के फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस. एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर. एक ही मॉलिक्यूल से के एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के एग्जिस्ट करने के फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं. ये आप लोग बॉन्डिंग में पढ़े हो. जैसे CO3 2-, दिस इज कार्बोनेट आयन. इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो सेंट्रल एटम इज कार्बन. Carbon have 4 electron in its valence shell and oxygen have 6 electron in the valence shell. ये जो दो निगेटिव चार्ज है किसके पास है? एक क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है that atom gains 2 electron from other atoms other than this carbon. तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फॉरेन इलेक्ट्रॉन. मतलब ये दूसरे किसी स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन है जिसको ऑक्सीजन गेन कर लिया. तो ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे? नॉर्मली 6 होते हैं. 2 गेन कर लिया तो 8 हो जाएगा ना. तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर पाएगा. दिस मीन्स ये जो दोनों फॉरेन इलेक्ट्रॉन है ये सेम ऑक्सीजन नहीं गेन करेगा. एक इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन गेन करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑक्सीजन. तो जो ऑक्सीजन फॉरेन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इसके पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन. दिस वन इज फॉरेन. इसके पास 6 थे, एक गेन कर लिया तो 7 हो गए. ऐसे इसके पास भी एक गेन कर लिया 7 हो गए. इसके पास 6 ही हैं. तो जिस एटम के पास बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है. अगर शेयरिंग करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी. और जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसको एक. तो ये जो 2 ऑक्सीजन है जो फॉरेन इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुके हैं 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे विथ कार्बन. 1 इलेक्ट्रॉन विथ कार्बन. अब कार्बन के पास 2 और बचा, वो दोनों इसके साथ शेयर कर लेगा. इसको 2 शेयर भी करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया इस ऑक्सीजन के साथ. ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जिन एटम्स के बीच में शेयर होते हैं उन दोनों एटम के बैलेंस शेल में काउंट होते हैं. तो ऐसे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इधर ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया. इन दोनों ऑक्सीजन पे यूनिट नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये फॉरेन इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं. अब इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड लाइन से रिप्लेस कर देते हैं. तो ये स्ट्रक्चर हमको ऐसे मिल जाता है. शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड लाइन से रिप्लेस कर दिया. This is also Lewis dot structure. Any confusion? सेम स्ट्रक्चर बना दिया हमने. अब देखिए अगर ए पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो यहां पे होता और ए लोन पेयर यहां होता तो एक अलग स्ट्रक्चर बनता. दिस इज सेकेंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल. एक स्ट्रक्चर बना और ये उसका
दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। इसमें अब इलेक्ट्रॉन इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास ओनली 4। ऐसे पाई बॉन्ड यहां भी आ सकता था। थर्ड पोजीशन पे आएगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। Any confusion? These are 3 possible structure of carbonate ion. इसके एक ही स्ट्रक्चर से क्यों डिस्क्राइब नहीं हो पाया? क्यों हमको 3 स्ट्रक्चर की आवश्यकता है यहाँ पे? Do you know? नहीं, what is need of these 3 structures? जब हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं तो हमको हर एक CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल मिलती है, और अगर हम यहां पे देखें तो डबल बॉन्ड शॉर्टर होगा, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होगा, तो बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है। इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम कहते हैं कि ये इन तीनों स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। रियल में तीनों के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, तीनों को मिक्स कर देते हैं। देखो, इन तीनों को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑल द जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे, ऑल द लुईस डॉट स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कार्बोनेट के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 3 हैं। और इन तीनों को मिक्स करेंगे तो इन तीनों का जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहेंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करना है आपको? ये देखिए, तीनों स्ट्रक्चर में एक एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है और बाकी 2 बॉन्ड पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड है। तो आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को उठा के तीनों पोजीशन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाएंगे हम। पार्शियल डबल बॉन्ड मीन्स एक डॉटेड लाइन और एक कंप्लीट डबल बॉन्ड भी नहीं है और सिंगल बॉन्ड भी नहीं है। इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से लॉन्ग होगा और सिंगल बॉन्ड से स्मॉल होगा। इसको हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर इस बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर पूछी जाए तो हम इन तीनों के एवरेज से निकालेंगे, तीनों के एवरेज से। कैसे? एवरेज का मतलब समझिए, हर पोजीशन पे एक बॉन्ड तो है, यानी कि बॉन्ड नंबर 1 है। 1 के बाद क्या हुआ? ये 1 बॉन्ड तीनों पोजीशन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना हो जाएगा? 1.3 ना। अगर हम एक बॉन्ड को 3 पोजीशन पे बराबर बराबर बांट दें तो एक पोजीशन पे कितना जाएगा? 0.3, एक पूरा और दूसरा 0.3। तो इस बॉन्ड की बॉन्ड नंबर कितनी है? 1.3। समझ में आया? मतलब ये 1 बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है और 2 बॉन्ड से वीक है। इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से शॉर्ट है, डबल बॉन्ड से लॉन्ग है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर, जितने भी प्रॉपर्टी हम एक्सपेरिमेंटली पढ़ते हैं उन सभी प्रॉपर्टी को इसी से डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि सभी बॉन्ड लेंथ सभी बॉन्ड एंगल इक्वल तभी होंगे जब ये स्ट्रक्चर रहेगा, और एक्सपेरिमेंटली हमको सभी बॉन्ड एंगल सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल मिलते हैं। दिस मीन्स दिस इज रियल स्ट्रक्चर एंड दिस आर हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल। हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल मीन्स ए ऑक्टेट रूल के बेसिस पे बनाया गया स्ट्रक्चर है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है यही रियल स्ट्रक्चर होता है और यही एग्जिस्ट करता है। इसके ऊपर जो 2 निगेटिव हैं यहां स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ऐसे दिखा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, मूव कर रहा है ना। अब देखो, जब हमको ये स्ट्रक्चर बनाना होता है इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस।
द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस। और इस तरह के जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उन्हें कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो इन सब का हाइब्रिड होता है उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। अब इससे हमको समझना है रेजोनेंस इफेक्ट। अभी तक हम समझ रहे हैं रेजोनेंस किसे कहते हैं, अब हमको समझना है रेजोनेंस इफेक्ट। तो आप उसके पहले अभी इसको समझो कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे, इन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहां पे एक टर्म यूज होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। तो हमको पहले समझना डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाई डीलोकेलाइजेशन। देखिए यहां पे कार्बन का ऑर्बिटल है sp2, दिस कार्बन है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, और ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल यहां पे ओवरलैप किया है, पाई बॉन्ड बन गया। अब उसी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से जो यहां ओवरलैप किया है उससे a ओवरलैप कर लेता है इसका लोन पेयर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इस बॉन्ड में ऐसे ओवरलैपिंग हुई होगी, ऐसे दोनों ओवरलैप किए हैं, और यहां पे एक और ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है इस ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल इससे लेटरल ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले से ओवरलैप किया हुआ था ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। मतलब एक लोन पेयर इस बॉन्ड पोजीशन पे आएगा। कैसे आया? बाय ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर विथ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। जो ऑर्बिटल यहां ओवरलैप किया है उसी के साथ ये इधर से ओवरलैप कर रहा है। ये ऑर्बिटल रियल में ऐसे है ना, ऐसे, और यहां भी ऐसे है, तो ये दोनों लेटरली ओवरलैप किए हुए हैं और ये इधर से इसी में लेटरल ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके जिस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग किया है इसी ऑर्बिटल में चला जाएगा मूव करके ड्यू टू रिपल्सन। तो ए इधर आएगा तो ए इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस साइड में, तो ए बॉन्ड बन गया, यहां पे लोन पेयर आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ए इलेक्ट्रॉन यहां आता है बॉन्ड पोजीशन पे तो ए चला जाता है, वैसे ही जैसे यहां पे हुआ वैसे यहां हो जाएगा, तो ए स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज डीलोकेलाइजेशन। दिस फिनोमिना इज नोन एज डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब ऐसे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे हर एक एटम पे। एक जगह पाई बॉन्ड है तो एक जगह लोन पेयर है, और हर जगह क्या है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो एक ओवरलैपिंग ब्रेक होगा, अगला ओवरलैपिंग होगा, फिर एक ब्रेक होगा, अगला होगा, ऐसे होते चला जाएगा। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं डीलोकेलाइजेशन। इससे होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? जैसे ए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो ए इधर शिफ्ट हो गया, अगेन ए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इधर तो ए इधर शिफ्ट हो गया। क्लियर? तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डीलोकेलाइजेशन एंड ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ड्यू टू फिनोमिना ऑफ डीलोकेलाइजेशन। हाँ, जहां तक अवेलेबिलिटी ऑफ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगी वहां तक डीलोकेलाइजेशन होगा। जब अनअवेलेबिलिटी ऑफ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हो जाएगा तो डीलोकेलाइजेशन बंद हो जाएगा। अब इसके बाद अगर ये डीलोकेलाइज करता है, ए इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां आया और ये यहां चला गया तो फिर यही स्ट्रक्चर बनेगा, या ए यहां आया और ये यहां चला गया तो फिर यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये तीन ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इससे ज्यादा डीलोकेलाइजेशन नहीं कर सकते आप इस स्ट्रक्चर में। समझ में आया? तो जहां तक पॉसिबिलिटी होगी वहां तक हम डीलोकेलाइजेशन करेंगे और उससे जितने स्ट्रक्चर जनरेट होंगे वही सभी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। एनी कंफ्यूजन? तो दिस इज रेजोनेंस, और ये एराइज क्यों हो रहा है? ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर।
अब लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन का कंडीशन क्या है? दे शुड प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन। लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे होना चाहिए कि उनका ओवरलैपिंग पॉसिबल हो, इसी को हम कहते हैं दे शुड प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। और इस अल्टरनेट पोजीशन का एक नेम देते हैं हम, जिसे कहते हैं दे शुड प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो उनको कहते हैं दे आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, मतलब वो ऐसे पोजीशन पे प्रेजेंट है जिनका ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर ओवरलैपिंग पॉसिबल है यानी कि वो अल्टरनेट पोजीशन पे हैं तो उनको हम कहेंगे दे आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। और जब वो कॉन्जुगेशन में है तो वहां पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है बाई ओवरलैपिंग, और तभी रेजोनेंस बनेगा। क्लियर? रेजोनेंस उसी स्ट्रक्चर में बनेगा जिसमें क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड होंगे, या पाई बॉन्ड ही अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, यानी कि पाई बॉन्ड इटसेल्फ कॉन्जुगेशन में हो या पाई बॉन्ड किसी लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तो रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा। कैसे? बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं है तो पाई पाई डीलोकलाइजेशन भी होता है, और लोन पेयर तो लोन पेयर और पाई का भी डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन जैसे भी हो, चाहे लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का हो या पाई इलेक्ट्रॉन के साथ पाई इलेक्ट्रॉन का हो, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उनको कहेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसे कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? तो रेजोनेंस कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे हम डिस्क्राइब करते हैं स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए, इन सब की अलग अलग एनर्जी हो सकती है, या हो सकता है इनमें से किसी एक की एनर्जी एक जैसे हो, दो की एनर्जी सेम हो, या तीनों की एनर्जी सेम हो सकती है। ये डिपेंड करता है इनके फीचर्स पे। अभी हम डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक अभी आगे आएगा। पहले हम बात करेंगे कि इनकी एनर्जी सेम या डिफरेंस हो सकती है। अगर इनकी एनर्जी डिफरेंस है तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस एनर्जी हाइब्रिड की एनर्जी उससे भी कम है। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच की जो एनर्जी गैप है, उसी एनर्जी गैप को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। आप ग्राफिकली इसको समझिए। मान लीजिए अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं और इन स्ट्रक्चर को उसके ऑर्डर में, एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो यहां पे इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, और तीनों की एनर्जी सेम होगी तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये तीन स्ट्रक्चर है, तीनों की एनर्जी सेम है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसकी एनर्जी इससे लो होगी, दिस इज एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहां पे जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। दिस इज एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दिस इज एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे तीनों की एनर्जी सेम है, तो मोस्ट स्टेबल क्या, तीनों की स्टेबिलिटी भी बिल्कुल इक्वल है। तो अब यहां पे अगर आपको डिफाइन करना है रेजोनेंस एनर्जी, तो आप लोग नोट कर लीजिए, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। It is directly proportional to number of resonating structures, number of resonating structure. It is directly proportional to the number of रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इसकी एनर्जी नीचे आएगी, गैप बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी नीचे आएगी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इंक्रीज होगा। यानी कि आप कह सकते हो रेजोनेंस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, 1 मिनट, and resonance energy is proportional to number of resonating structure। बोलिए, एनी कंफ्यूजन? तो ये समझ में आ गया आप लोग को रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, और इससे स्टेबिलिटी कैसे डिस्क्राइब होती है। अभी भी हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट पे नहीं पहुंचे, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो रेजोनेंस आपको बॉन्डिंग में पढ़ना था वही पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे बॉन्डिंग में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, जो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। रेजोनेंस इफेक्ट मींस होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विथ लोन पेयर और ओनली पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों हो सकता है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो बात वही है, रेजोनेंस में यही होता है, लेकिन इसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग का स्टडी जिसमें हम कर रहे हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट है। हमको क्या पढ़ना था, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उसी का एक पार्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो बाय द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, तो उसी को कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट से हम स्टेबिलिटी डिस्क्राइब करते हैं, जो इसी क्राइटेरिया पे डिस्क्राइब होगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब होगा। तो देखिए, लिख लीजिए आप लोग रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट लिख दीजिए, द फिनोमिना ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी shifting of electron density by conjugation या इसी को आप कह सकते हो डीलोकलाइजेशन, by delocalization of pi electrons or pi electrons with lone pair। The phenomena of shifting of electron density by delocalization of pi electron or pi electron with lone pair is called resonance effect। जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है ये दो तरह का होता है। एक चीज और समझिए, रेजोनेंस को ही मेजोमेरिक भी बोला गया है कई जगह। रेजोनेंस इफेक्ट को ही कई जगह बोला गया है मेजोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस और मेजोमेरिक में क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, समझना पड़ेगा हमको। अब देखिए, अगर कोई ऐसे कॉन्जुगेट सिस्टम है, कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है जिनका कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो इसको कहेंगे हम कॉन्जुगेट सिस्टम। अगर कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है और ये रेजोनेंस शो कर रहा है, तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे रेजोनेंस, दिस इज रेजोनेंस। लेकिन अगर इस कॉन्जुगेट सिस्टम से कोई ग्रुप जुड़ जाए और उस ग्रुप का लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो इसे कहेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट। यानी कि कॉन्जुगेट सिस्टम से कोई ग्रुप अटैच होके उसके ऊपर अपना लोन पेयर डोनेट करे या उसमें से लोन पेयर अपने तरफ अट्रैक्ट करे, तो इस फिनोमिना को कहेंगे हम मेजोमेरिक। ऑल द मेजोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट, बट ऑल द रेजोनेंस आर नॉट मेजोमेरिक। जब इस पे कोई ग्रुप जुड़ेगा तभी उसे मेजोमेरिक कहेंगे, लेकिन वो रेजोनेंस तब भी रहेगा
इफेक्ट तो रेजोनेंस का ही है, लेकिन ग्रुप जुड़ गया इसलिए उसको हम मेसोमेरिक कह रहे हैं। तो एग्जांपल देखिए, यहां पे आप रख दीजिए OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, बेंजीन रिंग से ग्रुप जुड़ गया, अब इसका इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर यहां आता है। कैसे आएगा? ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है जो यहां ओवरलैप किया है, इसके साथ इस लोन पेयर की ओवरलैपिंग हो जाएगी। अभी जो बताया था हमने आप लोग को, ये यहां पे लोन पेयर कंटेन करने वाला ऑर्बिटल है और यहां पे ए ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप किया है, तो ये यहां ओवरलैप करेगा तो इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आ जाएंगे, कार्बन के उस ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल यहां पहले ओवरलैप किया था। तो क्या हो जाएगा, इससे एक स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड OH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसका लोन पेयर बॉन्डिंग में यूज हो गया, और यहां पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज क्योंकि इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया। अब इन दोनों पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आना है। अगेन ये इलेक्ट्रॉन आप शिफ्ट करिए इधर उसी डायरेक्शन में, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे एक ऑर्बिटल में है, वो ऑर्बिटल इस अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर दे इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर चला जाएगा इस कार्बन पे। आ गया? कोई कंफ्यूजन? अब बेटा यहां पे अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो आपको रेजोनेंस बनाने नहीं आएगा, ये बात अच्छे से समझिए आप लोग। ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में लोन पेयर है, ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर लिया लिटरली, तो ये पहले से ओवरलैप किया हुआ था ना यहाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो उसी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो गया जिसके साथ ये ओवरलैप किया था। बात समझ में आ रहा ना? यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, एक ऐसे यहाँ है और एक यहाँ है, इसके में इसमें ब्लू वाला जो पेन है यहाँ पे लोन पेयर है और ये ओवरलैप किया हुआ है इससे, तो ये वाला जब लोन पेयर इससे ओवरलैप करेगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? इस लोन पेयर से। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया था वो दोनों चला जाएगा इस वाले में इधर। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये चला जाएगा नेक्स्ट कार्बन पे, सेम वैसे ही। अब इसके बाद यहां आ गया निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH प्लस, आगे ए ओवरलैप करेगा यहां तो ये चला जाएगा इस पोजीशन पे, तो ऐसे दिखाएंगे और ये हो गया OH। क्या फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, रिंग में पोजीशन आप डबल बॉन्ड चेंज हो गया लाइक दिस। फर्स्ट स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऐसे है और सेकेंड स्ट्रक्चर में ऐसा है लास्ट वाले में, तो इनमें क्या है? सेम नहीं है, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है, यानी कि ये जो कंपाउंड है फिनाल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इन 5 स्ट्रक्चर को मिक्स करके एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसा बनेगा? यहां पे हम रिंग के अंदर देखिए हर एक पोजीशन पे पाई बॉन्ड है किसी ना किसी स्ट्रक्चर में, यानी कि रिंग के अंदर पूरा पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। आप चाहो तो ब्रेक लाइन लिखिए और चाहे तो इसको सर्किल बना देते हैं हम ऐसे, इसको हम डायरेक्टली सर्किल भी बना सकते हैं, ये आसान होता है, सर्किल बना दिया हमने। लेकिन सर्किल बनाते समय आप लोग ध्यान देंगे कि ये सर्किल पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड के नजदीक होना चाहिए, ना कि ऐसे बना के छोड़ देंगे आप, ऐसे नहीं बना देंगे। कई बार ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, बीच में छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया। ये पाई बॉन्ड भाई कहां होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड से नजदीक होना चाहिए ना, उसके पैरेलल है वो। क्लियर? तो आप लोग ऐसे बनाएंगे इसको। देखो ये स्ट्रक्चर आप बनाओगे बेंजीन रिंग, अब बेंजीन रिंग में हर पोजीशन पे पाई बॉन्ड दिख रहा है कहीं ना कहीं,
तो आप इसको डॉटेड लाइन से पार्शियल डबल दिखा दीजिए, ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड विद हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन, ये कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, इन डॉटेड लाइन को ज्वाइन करके, आज जल्दीबाजी में है तो आप जल्दीबाजी में ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पाई बांड बनाएंगे, ये सर्किल क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको सर्किल बनाते समय ध्यान देना है कि बिल्कुल सेंटर में ऐसे छोटा सा सर्किल बना के नहीं छोड़ देंगे, आप ये सर्किल इस बांड के पास ही बनाएंगे। क्लियर? अब ये बन गया, इन सबका रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसको पहले समझ लीजिए। तो ये सबका रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं हम, ये पाई बांड बन गया ऐसे। फिर ऑक्सीजन में देखिए आप 3 स्ट्रक्चर डबल बांड से अटैच है और 2 स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड से। तो इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, और O से H अटैच हो गया। अब देखिए चार्ज 3 जगह ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे देखिए आर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज है। आर्थो मतलब कार्बन नंबर 2 और पैरा मतलब कार्बन नंबर 4। तो यहां पे पार्शियल निगेटिव दिखाएंगे हम लाइक दिस, और इसके ऊपर दिखाएंगे पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज 5 रेजोनेटिंग structures. Any confusion? Positive resonance effect means the resonance effect in which electron density on conjugate system increases due to delocalization of pi electron and lone pair. The resonance effect in which electron density on conjugate system increases due to delocalization of pi electron and lone pair is called positive resonance effect. हमने आपको पहले भी बताया था कि पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता तो कहते हैं हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे रेजोनेंस तब शो करता है जब सिस्टम कॉन्जुगेट होता है, और कॉन्जुगेट सिस्टम से कोई ग्रुप जुड़ता हो और वो ग्रुप कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़कर अपना लोन पेयर उसके साथ डिलोकलाइज करता हो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता हो, तो इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस ग्रुप, और इस तरह के रेजोनेंस इफेक्ट को कहते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसी को प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं, पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट हमने बताया ना, अगर कोई ग्रुप जुड़ जाएगा तो मेजोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। तो ये मेजोमेरिक भी है और रेजोनेंस भी है। तो ये जो मेजोमेरिक है ये पॉजिटिव मेजोमेरिक है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। आप देखो बेंजीन रिंग पे पहले कोई नेगेटिव चार्ज था, जब हम बेंजीन का कोई ग्रुप नहीं जोड़ रहे थे और इसका खुद का रेजोनेंस बना रहे थे तो यहाँ पे कोई चार्ज राइज नहीं हो रहा था। दिस आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। यहां पे कोई चार्ज राइज हो रहा है नहीं, लेकिन यहां पे OH के अटैच हो जाने से क्या हुआ, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। तो OH कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच होके उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। दिस इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और जो ग्रुप ऐसा करता है वो ग्रुप क्या है, पॉजिटिव रेजोनेंस ग्रुप। तो प्लस आर ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है। ऐसे ग्रुप जिन ग्रुप में जो एटम कॉन्जुगेट सिस्टम से बॉन्ड बनाता है उसके पास लोन पेयर अगर है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। जो एटम कॉन्जुगेट सिस्टम से बॉन्ड बनाता है उस एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, लाइक दिस। तो इस तरह का ग्रुप कौन कौन सा है आपको पढ़ना है, OH, OR, NH2, NHR, इसके अलावा आपको पढ़ना है Cl, Br, I। ऐसे और भी ग्रुप हैं लेकिन वो आप लोग को नहीं पढ़ना। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लस आर ग्रुप। क्यों? क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। इनके पास तो दो लोन, तीन लोन पेयर है ना। किसके पास, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होगा। ओके, तो दीज आर प्लस आर
ग्रुप और इसका जो इफेक्ट होगा इसी को प्लस आर इफेक्ट कहेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है माइनस आर इफेक्ट। तो अगर किसी रेजोनेंस इफेक्ट में कोई ग्रुप कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच होके उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस ग्रुप, और इस तरह के इफेक्ट को कहते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसका एग्जांपल हम डिस्कस कर लिए थे लास्ट डे। अब हमको पढ़ना है निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस आर या आप कह माइनस एम इफेक्ट। निगेटिव रेजोनेंस आर नेगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। तो इसको देखिए, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होता हो और ए ग्रुप कॉन्जुगेट सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता हो तो इसी को हम कहेंगे माइनस आर ग्रुप। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ए पाई बॉन्ड टूटेगा, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होगा और इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब देखिए ये दोनों अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है वो ट्रांसफर होकर यहाँ आएगा और इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस ओ, और ये दोनों बॉन्ड अनडिस्टर्ब ऐसे ही रहेंगे। कोई कंफ्यूजन? एक कैसे शिफ्ट हुआ समझ में आ गया आप लोग को? अगेन ये जो पाई बॉन्ड है इसमें जो दो ऑर्बिटल हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से लेटरल ओवरलैपिंग किए हैं। ए पी ऑर्बिटल, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो बैकेंट हो चुका है, अब इस बैकेंट पी ऑर्बिटल से इसका ओवरलैपिंग होगा और इस ओवरलैपिंग में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएंगे, बॉन्ड यहाँ बन जाएगा तो चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ए स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन, ओ माइनस, नेगेटिव बॉन्ड ओ। एनी कंफ्यूजन? फिर ऐसे ही ए ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन ओ माइनस। देन ए इलेक्ट्रॉन रिवर्स करेगा, मतलब ये समझिए कि ए ओवरलैप करेगा इससे, तो यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल इससे ओवरलैप किया दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये नेगेटिव चार्ज ओवरलैप कर लेगा तो फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप देखो ये बन गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एंड नेगेटिव बॉन्ड ओ। एनी कंफ्यूजन? अब इस स्ट्रक्चर को बनाते समय हम एरो से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये यहाँ गया और ये यहाँ। अगेन अब देखिए क्या हो रहा है, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज यहाँ आ गया। अगेन अगले स्टेप में ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के यहाँ आ रहा है तो चार्ज यहाँ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है और ए इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है इस बॉन्ड पोजीशन पे तो ए स्ट्रक्चर बन जा रहा है। हम कभी भी चार्ज के ट्रांसफर के डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के डायरेक्शन को। जैसे जो हम लोग पॉजिटिव रेजोनेंस पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा था क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भी जा रहा था तो वहाँ पे एरो उसी डायरेक्शन में लग रहा था। यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, जिधर एरो जा रहा है वहाँ से चार्ज खत्म हो जा रहा है। उसमें क्या था, जिधर एरो जा रहा था उधर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। तो आप लोग ये समझ लेंगे कि एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। एनी कंफ्यूजन? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस।
अगर कंप्लीट एरो, पहले बता चुके हम, अगर कंप्लीट एरो है तो इलेक्ट्रॉन पेयर, और हाफ हेडेड कर्व एरो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये हम पहले बता चुके हैं ना। अब इन पांचों का रेजोनेंस बनाइए आप, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कैसा बनेगा? ये बनेगा, देखो ए नेगेटिव चार्ज दोनों में से किसी भी एक्सीडेंट पे हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक सिंगल एक डबल है, ये आपस में ही कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं। अगर ए डबल बॉन्ड इधर आया तो सिंगल बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इन दोनों में से किसी भी एक्सीडेंट पे हो सकता है। तो हम यहाँ दोनों पे दिखाएंगे, ये दोनों भी पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे और ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे हमको बेंजीन रिंग पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जो पहले नहीं था। अगर नाइट्रो ग्रुप नहीं अटैच होता तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं अराइज होता। दिस मीन्स नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके उसके बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। तो इसी तरह के ग्रुप को हम कहते हैं माइनस आर ग्रुप और माइनस एम ग्रुप, और इसके इफेक्ट को कहते हैं माइनस आर इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ऐसे ग्रुप कैसे पहचानेंगे आप? जो एटम कॉन्जुगेट सिस्टम से बॉन्ड बना रहा है, ये एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होगा। जैसे नाइट्रोजन यहाँ कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़ा, ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, तो ए माइनस आर ग्रुप हो जाएगा। जैसे एक हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये सब माइनस आर ग्रुप है। यानी कि जब एक बेंजीन रिंग से जुड़ेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो आप लोग माइनस आर इफेक्ट को डिफाइन कर लीजिए। द रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी decreases on the conjugate system. The resonance effect due to which electron density decreases on the conjugate system is called minus R effect. And the group which are responsible for this are called minus R group. Application of रेजोनेंस इफेक्ट, इसका यूज क्या है? तो इसका यूज फर्स्ट थिंग देखो आप, टू डिस्क्राइब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बेनाइन। कार्बोकेटायन और कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज होता है। कैसे समझिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस एंड CH3 CH2 CH2 माइनस, बोथ आर प्राइमरी कार्बोकेटायन, बोथ आर प्राइमरी कार्बेनाइन। तो अगर ये दोनों प्राइमरी कार्बेनाइन है तो इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें ए चार्ज एक ही पॉइंट पे सेंट्रलाइज्ड नहीं रहेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले हम बता चुके हैं ना, चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिफ्यूज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे ए चार्ज इधर आता है तो ए पाई वन इधर चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में है ये, तो क्या हो जाएगा? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। दिस मीन्स दिस वन विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं पॉसिबल है, पाई बॉन्ड ही नहीं है। तो ऐसे हम अगर कोई दो कार्बेनाइन या दो कार्बोकेटायन है
उनके स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। एक कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, दूसरे में नहीं है, तो जिसमें कॉन्जुगेशन में है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। और इसमें क्या है, ऐसा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखो, अगर इसी की स्टेबिलिटी हमको इससे कंपेयर करना होता, CH2 डबल बॉन्ड CH C माइनस CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, तो इन दोनों में से ये ज़्यादा स्टेबल होता, क्योंकि इसका कॉन्जुगेशन इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो इससे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे और इसका ओनली 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, सेकेंड मोस्ट स्टेबल और ये लीस्ट स्टेबल। एनी कंफ्यूजन? इस तरह से हम कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यहीं पे हम एक और कार्बन आयन रख दिए इसको, देन इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा अब, क्योंकि इसके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे ही, ऐसे नहीं जैसे प्लस आर के बनते हैं, प्लस आर ग्रुप हो गया ना, लोन पेयर हो गया इसके पास, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ओवरऑल ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब दिस इज सेकेंड मोस्ट स्टेबल, दिस इज थर्ड एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल। तो ऐसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले दीजिए आप लोग, यहाँ पे कार्बन आयन का पहले, तो ये फर्स्ट हो गया मोस्ट स्टेबल, दिस इज सेकेंड मोस्ट स्टेबल, दिस इज थर्ड वन, दिस इज लीस्ट स्टेबल। ऐसे ही कार्बोकैटायन को देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। अब देखो, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा ना, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइक दिस। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि और इसकी वजह से रेजोनेंस शो करेगा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होता, एक कार्बोकैटायन होता ऐसे CH3 CH2 CH2 प्लस, दिस कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है। क्लियर? और CH2 प्लस, दिस इज मोर स्टेबल। तो ऐसे आप कार्बोकैटायन को कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल, और ये सबसे कम स्टेबल इन तीनों में। तो ऐसे आपको कार्बोकैटायन और कार्बन आयन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। ये आपसे कहा जाता है अरेंज दिस कार्बोकैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। एनी कंफ्यूजन? इसके अलावा देखो, एक और एप्लीकेशन आपको पढ़ना है रेजोनेंस इफेक्ट का। ये हो गया स्टेबिलिटी डिस्क्राइब करना, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन कार्बन आयन का हो गया। इससे हम फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी डिस्क्राइब करते हैं। किसका? फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल, देखिए फ्री रेडिकल में क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप सपोज करो इसको CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल। रेडिकल मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो बॉन्ड के ब्रेकडाउन से एराइज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आता है तो ए पाई बॉन्ड टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो ए भी रेजोनेंस हो करेगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा ना। तो इस तरह से हम
फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को भी रेजोनेंस के बेसिस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टेबिलिटी। इसके अलावा देखो बेटा, फिनाल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करने में भी इसका रोल है। लेकिन आप लोग जब फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लेंगे तब ये एप्लीकेशन समझ में आएगा इसका, जो क्लास 12 में मिलेगा आपको। इसके अलावा डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को भी डिस्क्राइब करने में रेजोनेंस का रोल है। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट एंड डायरेक्टिंग इफेक्ट, ये डिस्क्राइब करने में भी रेजोनेंस का रोल होता है। तो अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका एक एप्लीकेशन आपको डिस्क्राइब करेंगे हम, दैट इज डायरेक्टिंग इफेक्ट एंड एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट।